सो लिसन वेरी केयरफुली एवरीवन। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बेसिकली देखा था कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर, मतलब माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने इस्तेमाल किया था इंटरफेरोमीटर यूज करके, उनके एक्सपेरिमेंट का नाम माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट तो है, बट जो डिवाइस उन्होंने इस्तेमाल किया था उसका नाम है इंटरफेरोमीटर। ये बात याद रखिए, इंटरफेरोमीटर, ठीक है, इंटरफेरोमीटर, ठीक है। इंटरफेरेंस की हम लोग मतलब बेसिकली मदद से पता कर रहे हैं ना चीजें, इंटरफेरेंस की मदद से चीजें पता कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम है इंटरफेरोमीटर। तो माइकलसन एंड मोरले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमें नल रिजल्ट आ रहा था। नल रिजल्ट का मतलब ये कि भाई यानी कि ईथर, लिसन ईथर जो चीज करना चाहिए, जो पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करना चाहिए, वो पाथ डिफरेंस मिल ही नहीं रहे। फ्रिंजेस जो मिलना चाहिए 0.37 मतलब यानी फ्रिंज शिफ्ट 0.37 फ्रिंज का शिफ्ट, वो फ्रिंज शिफ्ट मिल ही नहीं रहा है ना। तो उसे वो क्यों नहीं मिल रहा है, इसे लोगों ने एक्सप्लेन करने की काफी कोशिश की। तो उसमें से पहली जो कोशिश थी दैट इज कॉल्ड एज ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस। ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ये ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस आखिर क्या कहता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। वैसे लिसन, मुझे कल अचानक में एक चीज याद आई। कल मैं खड़ा था स्टेशन पे और वहां से पास हो रही थी एक मेल ट्रेन। सो बेसिकली वो आई थिंक दुरंतो थी या शताब्दी थी, आई कांट रिकॉल, बट बहुत ही फास्ट थी। तो हुआ ये कि ट्रेन जब मेरे पास से गई तो मतलब मैं चल रहा हूं आगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं पीछे पीछे जाता जा रहा हूं, बिकॉज ट्रेन ऐसे गुजर रही थी, ऐसा लग रहा है कि मैं पीछे जा रहा हूं, मतलब जो बहुत फोर्स लगा के, ताकत लगा के आगे बढ़ना पड़ रहा था। क्योंकि ट्रेन जब जा रही थी ना तो वो अपने साथ ना एयर को ड्रैग करके लेके जा रही थी, अपने साथ में खींच के हवा को भी लेके जा रही थी। और ट्रेन चली भी गई ना तो उसके पीछे ना हवा की जो ट्रेल थी वो थोड़े टाइम तक और रही, मतलब कुछ 5 या 8 सेकंड तक और भी रही। ट्रेन के गुजर जाने के बाद भी वो हवा मुझ तक आती रही, तो काफी मुश्किल हो गया। तो मेरे दिमाग में आया कि इस तरीके से मैं ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करूंगा। तो हुआ ये कि लिसन, देखिए हमारा पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था। पाथ डिफरेंस वाला फॉर्मूला ये था ना कुछ, तो अरे शिफ्ट इन फ्रिंजेस कितना था भाई, कितना शिफ्ट होना चाहिए फ्रिंजेस में, नंबर ऑफ फ्रिंजेस 0.37 फ्रिंज शिफ्ट होना चाहिए ना। अरे हाँ क्या ना, कल के बदलो। लेकिन आया कैसे था, इट वाज सम 12 क्या था स्क्वायर, अरे भाई देखो यार बुक में, नहीं तो मुझे देखना पड़ेगा, 12v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लैम्डा, ये था। चेक करो, पिछली बार हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूले की वैल्यूज डालकर ही अपने को ये आया था, ठीक है। तो ये जो था, इतना शिफ्ट मिलना चाहिए, इतना पाथ डिफरेंस मिलना चाहिए, इतना फ्रिंजेस का गैप मिलना चाहिए। सो ये गैप बेसिकली मिल ही नहीं रहा है, ये गैप मिल ही नहीं रहा है, इसका आंसर हमें 0 आ रहा है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि यहां पे ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आ रही कि जो 0 हो। सुनिए समझिए, आयशा जी इधर ध्यान दीजिए बेटा, ये देखिए लेंथ, ये L क्या था, लेंथ था ना, किसका लेंथ था, वो जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है ना, उसके अंदर जो ग्लास प्लेट लगी थी टेढ़ी सी 45 डिग्री पे, उससे लेके मिरर तक का गैप था, याद आ रहा है। L क्या था, मिरर तक का गैप, ग्लास प्लेट से मिरर का गैप, तो वो L था। तो वो तो कुछ वैल्यू है ना, वो तो 0 नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट, ये भी 0 नहीं है। लैम्डा, अरे लाइट छोड़ोगे, लाइट अगर है इस दुनिया में तो उसका वेवलेंथ तो होगा ना, उसका लैम्डा तो होगा ना, तो कुछ भी 0 नहीं है, लेकिन फिर भी 0 आंसर आ रहा है। तो ऐसा कुछ साइंटिस्ट लोगों का कहना था कि शायद अर्थ की जो स्पीड हमने v ली थी ना, अर्थ की स्पीड कितनी ली थी कि अर्थ जो है सन के अराउंड v स्पीड से चल रहा है, याद आ रहा है, हमने कहा था कि अर्थ जो है सन के अराउंड v स्पीड से चल रहा है। और ये v स्पीड किसके हिसाब से है, अर्थ की स्पीड ईथर के हिसाब से है, करेक्ट। सो अर्थ के चलने की स्पीड ईथर के हिसाब से v है, क्योंकि ईथर रुका हुआ है, सिर्फ ईथर ही एक ऐसी चीज है जो रुकी हुई है, ऐसा हमने कहा था, ऐसे हमने बहस की थी, आर्ग्यूमेंट दिया था कि ईथर रुका है और ईथर के हिसाब से लाइट चल रही सी की स्पीड पे, हम चल रहे हैं अर्थ के साथ v की स्पीड पे अकॉर्डिंग टू ईथर। ईथर में अर्थ की स्पीड v, लाइट की स्पीड c, ऐसा हमने बातें की थी भाई, याद आ रहा है तुम लोगों को, नहीं याद आ रहा है। तो बेसिकली कुछ साइंटिस्ट लोगों ने यह कहा कि जब अर्थ सन के अराउंड जाता है, स्पेस में चलता है, तो वो अपने साथ ईथर को भी ले जाता है, ईथर को भी ड्रैग करता है। अब अगर ईथर को ड्रैग करके अगर वो ले गया, जैसे ट्रेन हवा को लेके जा रही थी अपने साथ में, तो अर्थ अगर ईथर को ड्रैग करके लेके गया, तो फिर तो ईथर के हिसाब से अर्थ की स्पीड कितनी है, 0 है ना। अरे क्योंकि ईथर और अर्थ एक ही स्पीड पर है, अरे हाँ के ना, तो फिर अर्थ की स्पीड v नहीं आएगी बल्कि 0 आएगी। अर्थ की स्पीड कितनी आएगी, 0 आएगी। और इस वजह से बेसिकली यानी कि हमें नल रिजल्ट मिल रहा है, ऐसा कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन हम लोग ये बात जानते हैं कि ये सिर्फ बहाना है और गोल गोल बात को घुमाने जैसा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट, ये कोई रियलिटी नहीं है। तो ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस को आगे जाके टेस्ट किया गया,
और बल्कि ऐसी चीजों से टेस्ट किया गया, लिसन वेरी केयरफुली, ऐसे सोर्सेज से टेस्ट किया गया जो सोर्सेज अर्थ के बाहर हैं। दूसरे स्टार की लाइट यूज करके हम लोग ने इंटरफेरेंस लाना चाहा, फिर भी हमें नल रिजल्ट ही आया। अरे हमने बहुत कुछ किया, इतनी बार ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट किया गया कि इंसान, कोई अगर नॉर्मल इंसान हो तो पक जाए, बट साइंटिस्ट होते हैं, दीवाने होते हैं, करते ही चले गए कि भाई करते रहो एक्सपेरिमेंट, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस किसी ने दिया, लेकिन वो हाइपोथेसिस चला नहीं। दूसरा ये था, हाँ अब आए दो एकदम इंटरेस्टिंग लोग और बहुत बड़े लोग हैं, बाय द वे नोबेल प्राइज विनर है ये बंदा, लॉरेंस। तो लॉरेंस और फिट्जगेराल्ड, तो इन लोगों ने, लॉरेंस एंड फिट्जगेराल्ड, वैसे जेराल्ड भी बोलते हैं उसको, फिट्जगेराल्ड, बट ठीक है मुझे गेराल्ड पसंद आ रहा है बोलने में तो मैं बोल रहा हूं। सो लॉरेंस फिट्जगेराल्ड ने एक हाइपोथेसिस दिया जिसका नाम था कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस। ये तो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, बट ये तो फेल हो गया एक्सप्लेनेशन, ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ईथर ऐसा ड्रैग व्रैग नहीं हो रहा है। वैसे लॉरेंस फिट्जगेराल्ड ने कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस दिया, कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस। अब ये कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस है भाई क्या कहना चाह रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो लॉरेंस फिट्जगेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस ये था कि हम लोग जो ये लेंथ मेजर कर रहे हैं ना, ये लेंथ एल जो इसमें डाल रहे हैं फॉर्मूले में, ये गलत डाल रहे हैं लेंथ। लोगों ने कहा अरे गलत लेंथ डाल रहे हैं, लेंथ मेजर करना कौन सी बड़ी बात है, कि स्केल रख दो लेंथ मेजर हो गई। फिट्जगेराल्ड ने और लॉरेंस ने कहा कि नहीं, गलत। एक्चुअल में जब कोई चीज चलती है उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन, देखो सुनो, इस डायरेक्शन में कोई चीज चल रही है, तो उन्होंने कहा कि यहां पर है ना, यहां पर उसे फोर्स फील होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स। जब भी कोई चीज इस डायरेक्शन में चलेगी ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। ऐसा उनका हाइपोथेसिस था कि चीजें कॉन्ट्रैक्ट होंगी, उन्हें कुछ फील होगा, उनके पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी हाइपोथेसिस है, इट्स नॉट अ थियरी, इट्स नॉट अ फैक्ट येट, अभी तक ये फैक्ट नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि अगर आप चल रहे हैं इधर तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अच्छा एक बात बताओ, बेसिकली अगर आप ऐसे करके चल रहे हो तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी? नहीं। अब यहां पे रेडियस कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्रेड्थ कॉन्ट्रैक्ट होगी, ब्रेड्थ। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में चलते हैं ना, उस डायरेक्शन का डायमेंशन कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बेसिकली अगर ऐसे चल रहे हैं तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अच्छा ऐसे चलने लगे फिर तो भी ब्रेड्थ कॉन्ट्रैक्ट होगी। अरे क्योंकि चल रहे हो इधर, लेकिन तुम्हारी लेंथ तो इधर है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है। एनीवे इसको छोड़ दीजिए, इतना खाली समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसा कुछ बोला है। तो इन्होंने कहा कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये सही फॉर्मूला नहीं है। आप एल की जगह पे लिखिए, एल की जगह पे लिखिए, मतलब ये एल कुछ तो है, राइट द एल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एल, राइट एल इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखिए? लॉरेंस और फिट्जगेराल्ड ने ट्रायल एंड एरर से ये फैक्टर ऑब्टेन किया। उन्होंने कहा कि अगर ये फैक्टर अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें कि इतने से लेंथ कम हो रही है, अगर ये फैक्टर हम इंट्रोड्यूस कर दें कि इतने से लेंथ कम हो रही है, तो बेसिकली फिर आपको नल रिजल्ट समझ में आ जाएगा, नल रिजल्ट समझ में आ जाएगा। अच्छा इसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्यों यूज किया, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्या इसकी वैल्यू 1 से कम है, क्या ये चीज की वैल्यू 1 से कम है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन बोला है, इसका मतलब ये जो चीज है वो उससे छोटा आना चाहिए पूरा चीज, ये पूरा चीज इससे छोटा आना चाहिए। लेंथ एल ना होके बल्कि एल इंटू समथिंग है। अगर वो समथिंग 1 से छोटी हुई तो फिर ये टोटल चीज 1 से छोटी हो जाएगी, मतलब एल से छोटी हो जाएगी। ये चीज 1 से छोटी हुई तो ये पूरी चीज एल से छोटी हो जाएगी, एल से। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब तो यही है ना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब तो यही है कि छोटा होगा। तो मुझे बताइए कि क्या ये 1 से छोटा है? हाँ 1 से छोटा है। कैसे छोटा है? लिसन, दुनिया में कोई भी चीज की स्पीड v हमेशा लेस देन c है, तो v बाई सी इज लेस देन 1। अरे हाँ क्या ना, अरे v बाई सी करेंगे तो लेस देन 1 आएगा ना, क्योंकि v इसी से छोटा है ना भाई, तो v बाई सी इज लेस देन 1। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? कितना सिंपल है यार, तुमको अगर समझ में नहीं आता है c को नीचे ले आओ, है कि नहीं? तो v बाई सी इज लेस देन 1, तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो 1 माइनस समथिंग समथिंग 0.00 भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, तो ये 1 से छोटा ही आएगा ना। अब इसका रूट लेंगे तो वो भी तो 1 से छोटा ही होगा। अरे आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से भाई? 1 से छोटा ही होगा ना। तो ये अगर 1 से छोटा है तो ये जो पूरी लेंथ है ये एल से छोटी है, समझ गए? तो इसीलिए इसका नाम कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस है, बिकॉज v इज ऑलवेज लेस देन c। इसलिए इसका नाम डायलेशन या एक्सपांशन हाइपोथेसिस नहीं है, क्योंकि फैल नहीं रही है चीजें, छोटी हो रही है। उन्होंने कहा कि देखो दुनिया में कोई भी चीज रहने दो, अरे लिसन, अगर मैं इस डायरेक्शन में भागने लगूं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो मैं भी पतला हो जाऊंगा, मैं दब जाऊंगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
जिस डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो उस डायरेक्शन का आपका डायमेंशन कम हो जाएगा। तो मुझे अगर अपना तोंद कम करनी है, पेट कम करना है, तो मुझे इधर भागना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और अगर मुझे ऐसे साइड का टायर्स कम करना है, अपना ये वाला साइड टायर्स, तो फिर कैसे? अरे ऐसे भागना पड़ेगा। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग? ढकल के बोलो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि ये एक हाइपोथेसिस था, अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि सच है कि झूठ है। लोगों ने बोला अच्छा अगर सच में लेंथ कम हो जाती है तो फिर तो दिखना भी चाहिए ना। बस इधर चल रही है, बस का इधर साइज छोटा हो गया, तो अब लोग दिखना चाहिए ना। अरे बस का साइज छोटा दिखना चाहिए, दिखता क्यों नहीं है? अरे उन्होंने कहा अकल के पुतलो, अगर बस इधर चल रही है तो उसको तुम मेजर कैसे करोगे? स्केल उसके बाजू में रखोगे ना। तो बस चल रही है तो स्केल को भी चलना पड़ेगा, तो स्केल भी तो छोटा हो जाएगा। अरे बस छोटी होगी तो स्केल भी छोटा हो जाएगा ना, तो वापस से लेंथ तो उतनी दिखाई देगी ना। अरे भाई समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तुम्हें मेरी बातें समझ पा रहे हो? आयशा जी अब समझ पा रहे हैं? काफी मुस्कुरा रही है। तो अगर बस इधर चल रही है और बस बेसिकली छोटी हो रही है, तो बस की जो लंबाई है वो मेजर कैसे की जाए कि वो छोटी हो गई है? उसके बाजू में स्केल रखना पड़ेगा। अरे लेकिन स्केल को तो चलाना पड़ेगा ना जब बस को चला रहे हो तो। हाँ क्या ना? तो भाई स्केल भी तो छोटा हो जाएगा बाय द सेम फैक्टर, और स्केल छोटा हो गया तो फिर तो आपको उतना ही लेंथ दिखाई देगा। तो इन्होंने कहा कि दुनिया में कोई तरीका नहीं है पता कर पाने का, दुनिया में कोई तरीका नहीं है पता कर पाने का कि जो है मतलब लेंथ किसी चीज़ की छोटी हो रही है। आर यू गाइस रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ पा रहे हैं हम लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस दिया, लेकिन एक सेकंड, कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस से इन लोगों ने नल रिजल्ट कैसे साबित किया? कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस तो दिया, बट इससे नल रिजल्ट साबित कैसे किया? कैसे प्रूव किया कि हाँ नल रिजल्ट आना चाहिए था, जो आ रहा है बराबर आ रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं है? लॉरेंस फिट्जगेराल्ड भी ईथर को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वो ईथर को सच बताना चाह रहे हैं कि ईथर कोई सच चीज है। तो वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो सच होने के बावजूद भी जीरो क्यों आ रहा है, जबकि जीरो नहीं आना चाहिए। वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया सुनिए। अब हम लोग ये वाला फैक्टर लेंगे, ठीक है, ये वाला फैक्टर लेंगे और इससे अब चीजें डिराइव करेंगे। सो ध्यान दीजिएगा सभी लोग बहुत ही गौर से। सो लिसन, आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो टाइम निकाला था, टाइम कौन सा, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रे वाला, याद आ रहा है? अरे एक तो रिफ्लेक्टेड रे थी जो मतलब प्लेट से टकरा के ऊपर जा रही थी मिरर पे, अरे हाँ के ना, और एक थी ट्रांसमिटेड जो अंदर से जा रही थी, प्लेट के अंदर से जा रही थी। दो तरीके की रेस थी ना। तो रिफ्लेक्टेड रे का जो टाइम पीरियड था दैट वाज t1 इक्वल्स टू 2l बाई अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अरे याद आया? ऐसा कुछ था कल, अरे कल ही पढ़ा है भाई। और फिर दूसरा जो टाइम था वो ये था 2lc बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, याद आ रहा है? ये था रिफ्लेक्टेड वाले का, ये था ट्रांसमिटेड वाले का। समझ पाए आप लोग कि नहीं समझ पाए? वेरी नाइस। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, ठीक है? सुनो, दोनों टाइम अलग अलग आए ना। टाइम जब अलग अलग आए तो उनमें डिफरेंस आया, डेल्टा टी आया, और डेल्टा टी आया था तो हमने क्या किया था, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू सी डेल्टा टी लिखा था, पाथ डिफरेंस निकाला था। और पाथ डिफरेंस की वजह से हमें उस समय इंटरफेरेंस का देखने मिल रहा था, याद आ रहा है? शिफ्टिंग देखने मिल रही थी। अरे आई होप कि आपको ये बातें याद आ रही हैं। तो टाइम का डिफरेंस ही मेन कल्प्रिट है हमारे लिए, मेन कल्प्रिट टाइम का डिफरेंस है। तो उन्होंने लॉरेंस फिट्जगेराल्ड ने कहा कि बहुत इजी है, ये जो टाइम आपने लिखा है ना, यहाँ पे जो लेंथ लिखी है, ये लेंथ की जगह पे आप उठा के ये डाल दो। क्या डाल दो? ये चीज एल इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये एल की जगह पे ये पूरी चीज सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, इंटू सी बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। चलिए अब इसको आप लोग है ना सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? इधर देखिए, T2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2L, लिसन, इसको ऊपर लेके जाओ, एलसीएम निकालो, एलसीएम, दिस विल बिकम व्हाट, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना? सो अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। जरा चेक करो कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सी है पहले से, वो देखो लास्ट में सी लिखा हुआ है, नीचे सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर वो लिखा हुआ है, 2L भी लिखा हुआ है, और ये चीज़ खाली मैंने एलसीएम निकाला है। हाँ क्या ना? अरे शादाब जी आप समझ पा रहे हैं बेटा कि नहीं? सो भैया जी गुड। सो लिसन, यहां पर अभी ये सी स्क्वायर और सी कैंसिल हो जाएगा। क्यों? अरे भैया सी स्क्वायर किस में, रूट में है ना यार, तो बाहर निकल के सी हो जाएगा ना, तो सी और सी कैंसिल हो गया, ठीक है? अरे एक सेकेंड, ये रेस टू 1 है और ये रेस टू हाफ है, कैंसिल होकर नीचे हाफ आएगा ना, तो दिस विल बिकम 2L बाई अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अरे एक सेकेंड, ये क्या है? ये तो T1 है। हाँ क्या ना? अरे तो T1 है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो बेसिकली T2 और T1 सेम है, तो डेल्टा टी कितना है? 0 है।
अरे T2 और T1 सेम है तो डेल्टा T जीरो, जब डेल्टा T जीरो तो पाथ डिफरेंस भी जीरो है, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस का जो शिफ्ट है वो भी जीरो फ्रिंजेस है, इसीलिए फ्रिंज शिफ्ट नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा लिसन, मैंने तो आधी बात ही बोली है, पूरी बात तो ये है कि पहला तो आपने ये वाला निकाला, कौन सा, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, तो उसमें टाइम डिफरेंस सेम आया T2 और T1। अब आप उसको 90 डिग्री रोटेट करोगे, फिर से करोगे ना एक बार, उसमें भी टाइम डिफरेंस जीरो ही आएगा, फिर वो जीरो और ये जीरो मिलके पूरा जीरो है, फिर डेल्टा एक्स जीरो है। समझ में आ रहा है? सो इट्स लाइक दैट। एनीवे सो लेट्स नॉट गो इनटू ऑल दोस डिटेल्स, बट आपको समझ में आ रहा है कि T1 T2 सेम है तो डेल्टा टी इज जीरो। सो इन लोगों ने बहुत स्मार्टली एक्सप्लेन किया है सब चीज़ को, लेकिन फिर भी एंड में पता चला कि नहीं भाई, ये सब बातें भी सिर्फ खाली कहने के लिए हैं। अगर ईथर सच में होता तो शायद ये बात सच होती कि मतलब इस वजह से हमें नल रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन ईथर अभी तो चीज़ ही नहीं है, ये साबित हुआ बाद में। लेकिन लोग छोड़ने को तैयार नहीं थे जब तक कि आइंस्टाइन ने बिल्कुल सबको शांत नहीं बिठा दिया। हर कोई कह रहा है कि नहीं ईथर है, ईथर है, ईथर है, कोई छोड़ना नहीं चाह रहा है। यहाँ तक कि बाद में बहुत सारी थियरीज निकाली गई जिनको हम कहते हैं एमिशन थियरीज। तो एमिशन थियरीज में तो फिर ये भी कहा गया कि भाई जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ईथर के हिसाब से फिक्स नहीं है, वो ईथर के हिसाब से फिक्स नहीं है, बल्कि सोर्स के हिसाब से फिक्स है। अगर सोर्स चलेगा तो लाइट भी चलेगी, ऐसा करके लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैक्सवेल ने कहा कि ये तो बिल्कुल बकवास बात है, ये तो मैक्सवेल की थियरी जो है ये तो बिल्कुल मतलब कह रही है कि लाइट की स्पीड फिक्स होती है, और आप ये जो बात कह रहे हैं कि लाइट की स्पीड सोर्स के साथ चेंज होती है, तो ये बिल्कुल बकवास बात है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो लाइट की स्पीड जो है वो, ये बातें कहना, कौन सी बातें, हाँ एमिशन थियरीज कहते हैं इनको। और लिसन वेरी केयरफुली, इसमें ये कहा गया था कि ये जो एमिशन थियरीज हैं, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, पीपल ट्राइड टू मॉडिफाई मैक्सवेल्स इक्वेशंस एंड दे सेड द स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू ईथर, रैदर इट इज फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। सोर्स के हिसाब से फिक्स्ड है। अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सोर्स के हिसाब से फिक्स्ड है, ईथर के हिसाब से फिक्स नहीं है, ऐसा बेसिकली लोगों का कहना था। लेकिन ये थियरीज बाद में गलत साबित हुई, बिकॉज मैक्सवेल की थियरी के मुताबिक लाइट की स्पीड वैक्यूम में हमेशा फिक्स है, चाहे सोर्स चले सोर्स ना चले, ऑब्जर्वर चले ना चले, लाइट की स्पीड जो है वो वही की वही रहेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? एंड स्पीड ऑफ लाइट की कैसे दी जाती है? बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, c इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है, विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग। यहाँ पे कोई दूसरी स्पीड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि सोर्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली वो डिपेंड करता है जो भी मीडियम है उसकी प्रॉपर्टी पे। समझ में आ रहा है? तो ये जो हाइपोथेसिस हैं जो बनाए गए थे बाद में, एमिशन थियरीज एंड ऑल, ये सब बिल्कुल बकवास हैं, ये सब फेल हो गए। फिर आइंस्टाइन आया और आइंस्टाइन ने दिए दो पॉस्टुलेट। तो आइंस्टाइन ने जो दो पॉस्टुलेट दिए वो क्या है हम जानते हैं, बट उससे पहले आप लोग जरा इस चीज को कॉपी कर लीजिए। तो लोगों ने बेसिकली मतलब लोग परेशान हो गए, बाल नोचने लगे अपने, यार भाई चल क्या रहा है, मतलब यानी कि हर थियरी, मतलब यानी कि हर कोई अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा है। कोई एमिशन थियरीज दे रहा है, कोई ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस दे रहा है, कोई लॉरेंस फिट्जगेराल्ड हाइपोथेसिस दे रहा है। अरे क्यों हंस रही हैं आप आयशा जी? कोई लॉरेंस फिट्जगेराल्ड हाइपोथेसिस दे रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस, मतलब कोई कुछ भी दिया जा रहा है यार, मतलब और खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब बहसबाजी चली जा रही है कि लाइट की जो स्पीड है किसके हिसाब से फिक्स्ड है, किसके हिसाब से नहीं है, कुछ समझ में किसी को नहीं आ रहा है। मतलब सब लोग अपने हिसाब से थियरीज देते चले जा रहे हैं। तो मतलब कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, बहसबाजी हो रही है, लोग कुर्सी उर्सी उठा के मार रहे हैं दूसरे को। फाइनली फिर बीच में आया आइंस्टाइन, और आइंस्टाइन ने कहा रुको जरा, सब्र करो। तो आइंस्टाइन ने जो है लोगों को शांत बिठाया और आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। आइंस्टाइन ने कहा देखो मैं दो बातें कहूंगा, ये दो बातें अगर आपने अपने जहन में बिठा ली तो इसके बाद जिंदगी में आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हमें ईथर की कभी जरूरत पड़ने वाली नहीं है, ईथर एकदम बकवास हाइपोथेसिस है, ठीक है। सो लिसन, और उसने कहा कि ये दो चीज से मैं, ये दो मेरे पोस्टुलेट से, ये दो पोस्टुलेट से मैं सारी की सारी पूरी थियरी, पूरी की पूरी हर चीज में एक्सप्लेन कर डालूंगा। जो भी हम लोग देख रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो सारे गायब कर दूंगा, सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर कर दूंगा। तो उसने ऐसी क्या बातें कही, आइए जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो लिसन, आइंस्टाइन ने दिए दो पोस्टुलेट। पहला पोस्टुलेट, अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टुलेट बाय द वे? व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टुलेट? पोस्टुलेट का मतलब एक ऐसी बात जो कि सच तो है बट पता नहीं क्यों सच है, पता नहीं क्यों सच है, मतलब सच है। अब आप बोलेंगे सर पता नहीं क्यों सच है, फिर सच कैसे? सच है क्योंकि वैसा होते हुए दिख रहा है, सच है क्योंकि वैसा होते हुए दिख रहा है।
एक्सपेरिमेंटली दिख रहा है या किसी और तरीके से दिख रहा है, हाँ पता नहीं है इसलिए क्योंकि उसके पीछे कोई थ्योरी मालूम नहीं है, उसके पीछे का डेरिवेशन पता नहीं है कि वो कैसे करके आएगा, लेकिन वो सच है। जैसे नील्स बोर ने भी कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे जिन्हें हम बोर्स पॉस्टुलेट कहते हैं, वो सच तो थे लेकिन नील्स बोर को मालूम नहीं कि क्यों सच है। तो पॉस्टुलेट्स कुछ ऐसी बातें हैं जो एक्सपेरिमेंटली तो ट्रू हैं, बट उन्हें एटलीस्ट अब तक तो जब ये दिए जा रहे हैं, जब ये बातें कही जा रही हैं, तब तक तो इनको डिराइव नहीं किया गया है, तब तक इनको डिराइव नहीं किया गया है, इनके पीछे की थ्योरी पूरी तरीके से मालूम नहीं है। तो आइंस्टाइन ने दो बातें कही पॉस्टुलेट्स, पहला प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ इनर्शियल फ्रेम्स। तो इसने ये कहा कि सारी इनर्शियल फ्रेम्स इक्विवेलेंट हैं और हर फ्रेम के अंदर लॉज सबका सब सेम रहेंगे, सेम फॉर्म के रहेंगे। यानी कि अगर आप एक फ्रेम में है जो कि एक स्पीड से चल रही है और उसमें न्यूटन का लॉ अगर है F1 इक्वल्स टू m1a1, तो दूसरी फ्रेम में भी लॉ सेम रहेगा, खाली बस उसकी स्पीड के हिसाब से इट विल मॉडिफाई टू F2 इक्वल्स टू m2a2। मॉडिफाई इन द सेंस लॉ का शेप चेंज नहीं होगा, लॉ का शेप चेंज नहीं होगा, लॉ जो है वही का वही रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? मोस्ट ऑफ द लॉज, बल्कि मोस्ट नहीं, ऑल ऑफ द लॉज विल बी इनवेरिएंट, लॉज विल बी इनवेरिएंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि सारे लॉज सेम रहेंगे, सारे लॉज सेम रहेंगे, ठीक है, तो वो चेंज नहीं होने वाले। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ इनर्शियल फ्रेम्स ये कहता है कि हर फ्रेम के अंदर जो लॉज हैं, जो भी लॉज हैं हमने जो पढ़े हैं, देखे, सीखे हैं, वो सारे लॉज सेम रहेंगे, तो ऑल लॉज विल बी सेम। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस है। सेकेंड उसने बोला प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है हर फ्रेम के अंदर, लाइट की स्पीड कांस्टेंट है हर फ्रेम के अंदर, चाहे वो कोई भी फ्रेम रहने दो, फ्रेम से फर्क नहीं पड़ता है। अगर मीडियम एक ही है सारे फ्रेम्स का, मतलब वैक्यूम तो वैक्यूम ही है, देन क्या होगा कि लाइट की स्पीड कभी बदलने वाली नहीं है, चाहे कोई भी भागे। अब ये चीज़ जो थी ना, लोगों को बड़ा सताने लगी, लोगों ने बोला अरे यार ये तो बड़ी बिल्कुल अजीब बात है, मतलब मैं भाग रहा हूँ इधर और लाइट भाग रही है इधर, तो भी आप कह रहे हो कि लाइट की स्पीड c है, c प्लस v नहीं है, c है c प्लस v नहीं है, जबकि ऐसा तो नहीं होता है। अगर एक ट्रेन जा रही है 30 की स्पीड से, दूसरी ट्रेन आ रही है 50 की स्पीड से, तो एक ट्रेन की स्पीड दूसरे के हिसाब से 80 हो जाती है, समझ रहे हैं? और वैसे अगर एक ट्रेन इधर भाग रही है 50 की स्पीड से और दूसरी भाग रही है 30 की स्पीड से, तो इसकी स्पीड इसके हिसाब से 20 की हो जाती है। तो मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन उसने कहा नहीं, लाइट के हिसाब से कभी नहीं, मतलब लाइट में कभी सब्ट्रैक्शन एडिशन नहीं होता है। तुम भागोगे, लाइट भागेगी, लेकिन लाइट की स्पीड तुम जब भी मेजर करोगे हमेशा सी दिखाई देगी। अब ये तो अजीब बात है ना, अरे समझो, ये तो बहुत अजीब बात है ना। जस्ट इमेजिन करो, लाइट यहां से छोड़ी गई, लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸, तुम भागने लगो 3 × 10⁸ लेट से, वैसे तो तुम भाग नहीं सकते हो, लेकिन मान लो कि तुम भी 3 × 10⁸ से भाग रहे हो, तो भी जब तुम लाइट को देखोगे ना, लाइट की स्पीड तुम्हें 3 × 10⁸ ही दिखेगी। अब ये तो अजीब बात है यार। और अगर कोई चीज़ 20 पे चल रही है, मैं भी 20 पे चलने लगूँ, तो मुझे वो चीज़ 0 पे दिखती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ रुकी हुई है। अरे हाँ क्या ना, अगर कोई एक स्पीड से चल रहा है और तुम भी वही स्पीड से आ जाओ उसके बाजू में, तुम्हें लगेगा कि वो चीज़ रुकी हुई है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये कह रहा है कि लाइट की स्पीड हर एक को, चाहे कोई ऐसे आए, कोई ऐसे आए, कोई ऐसे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइट की स्पीड जो है हमेशा सेम नजर आने वाली है। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। और ये दो पोस्टुलेट्स के दम पर आइंस्टाइन ने पूरा का पूरा फिजिक्स मॉडिफाई कर डाला है, पूरा फिजिक्स मॉडिफाई हो गया। और बेसिकली क्या क्या उसने किया, किस तरीके से, ये सब हम लोग जानेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ कुछ चंद डिस्कशंस को छोड़ के ये चैप्टर कंप्लीटली ओवर हो चुका है। वो चंद डिस्कशंस कुछ रह गए हैं छोटे मोटे से, विल सी दैट लेटर ऑन, बट यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। सो आई होप कि आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। फाइन, सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। जस्ट रिमेंबर दीज पोस्टुलेट्स ऑफ लाइट, ठीक है।